हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फ्रॉम फोर वेक्टर पर्सपेक्टिव। एग्जाम में हम लोग को ये डॉपलर इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो ना, ये बॉक्स पर जो इक्वेशन है, ठीक है ना। और जो प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा वो प्रोसेस कौन सा होगा? फोर वेक्टर का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो आप लोग तो देखिए स्मार्ट हो, पता होगा कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो क्या है। फिर भी मैं एक लाइन पर आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रहा है ना। मान लीजिए एक लाइट सोर्स है, उससे कुछ फ्रीक्वेंसी के वेव्स निकल रहे हैं, वो अगर चेंज हो रहा है ना विद रेस्पेक्ट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर और सोर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, है ना। डेली लाइफ पर आप लोग को एग्जांपल देख भी सकते हो। अगर मान लीजिए आप लोग के सामने से एक बास निकल के जा रहा है और वो हॉर्न मार रहा है, ठीक है ना, तो वो साउंड पहले तो बहुत धीमा आ रहा था, जैसे ही आप लोग के सामने आ गया बहुत ही साउंड क्लियर हो गया, लाउड हो गया, जैसे ही चला गया फिर से साउंड धीमा हो गया। तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था विद द मोशन। तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हम लोग को दिखाई पड़ना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन जहां पर दो फ्रीक्वेंसी है, न्यू डैश और न्यू। ये जो न्यू डैश है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्रीक्वेंसी है, और ये न्यू क्या है? रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्रीक्वेंसी है ना। तो हम लोग दो फ्रेम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से मान लीजिए एक साउंड सोर्स या आप लोग कह सकते हो लाइट सोर्स से वेव निकल रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू, जिसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू, है ना। और एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्स डैश डायरेक्शन पर मूव कर रही है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स डैश डायरेक्शन वाई डैश डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग मान लेते हैं न्यू डैश, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको डिराइव करने के लिए पहले हम लोग फोर वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो फोर मोमेंटम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फोर मोमेंटम ले लेंगे। फोर मोमेंटम क्या है, कैसे डिनोट करते हैं? पी न्यू से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो फॉर्मूला था फोर मोमेंटम वो था क्या? P1 P2 P3 P4, जहाँ पर P4 जो था वो क्या था? टाइम कंपोनेंट था, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम कंपोनेंट को मैंने पहले ही लिख दिया। टाइम कंपोनेंट क्या है? E/c, और PI मतलब I जो है 1 से लेकर 3 या 2 से लेकर 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कंपोनेंट्स है, E मतलब क्या है? एनर्जी सॉरी। और एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू। एनर्जी कैसे निकालते हैं? H न्यू। इसके साथ अगर आप लोग H मल्टीप्लाई कर देंगे, H मल्टीप्लाई करने के जो कि क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना। तो वो क्या बन जाता है? एनर्जी बन जाते हैं। तो E के जगह पर H न्यू बाई C। और देखिए इसका तीन कंपोनेंट होगा, एक X कंपोनेंट, एक Y कंपोनेंट, एक Z कंपोनेंट, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा क्योंकि मान लीजिए ऐसा एक है ना, ऐसा एक आप लोग के पास कंपोनेंट है, तो इसका एक X कंपोनेंट होता है और इसका एक Y कंपोनेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर cos फाई और sin फाई लिख दिया है जो कि H न्यू के साथ, ठीक है ना। H न्यू बाई C के साथ cos फाई sin फाई X और Y कंपोनेंट है ना, रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर ये जो जीरो क्यों है? क्योंकि Z कंपोनेंट हम लोगों ने लिया ही नहीं है, ठीक है ना, कंसीडर नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ तक शायद समझ गए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? H न्यू बाई C को बाहर ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेंगे? 1 cos फाई sin फाई 0। यहाँ से अगर ले लेंगे तो 1 बचेंगे, यहाँ पर cos फाई बचेंगे, यहाँ पर sin फाई और 0। ये है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें हम लोग। अगर हम लोग इसी को मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो क्या होगा? ये देखिए फाई क्या है, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैंने बताना शायद भूल गया। ये फाई क्या है? फाई ये है, देखिए ये क्या है? ये फाई है आप लोग का। और यहाँ पर ये क्या होगा? फायदे से, मैंने बताना भूल गया, है ना। आप लोग लिख लेना, ये फाई है, ये फाई। देखिए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या चेंजेस आएंगे? सिर्फ फाई के जगह पर क्या है? फाइदेस है, फाइदेस लिखेंगे, और न्यू के जगह पर न्यू डेस, है ना। सिर्फ यही चेंजेस आएंगे तो, और इक्वेशन बिल्कुल सेम होगा। और यहाँ पर P न्यू के जगह पर P न्यू डेस होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया? जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है जो मोमेंटम फोर वेक्टर, वो क्या होगा? P न्यू डेस इज इक्वल टू H न्यू डेस बाई C 1 cos फाई डेस sin फाई डेस 0। एज दिस सेम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेंगे जो कि बेसिकली रिलेट करता है क्या? यहाँ पर लोग ध्यान से देखें तो पता चल जाएंगे। मान लीजिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिलेट करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता है। मान लीजिए S फ्रेम और S डैश फ्रेम है, ठीक है ना। तो एक वेक्टर है A वेक्टर जो कि S डैश फ्रेम में है, तो A डैश वेक्टर होगा, और यहाँ पर S फ्रेम में है तो A वेक्टर होगा। तो उन दोनों को रिलेट कैसे करते हैं? ये देखिए A न्यू डैश इज इक्वल टू A न्यू। इसके साथ रिलेशन कैसा होगा? सिर्फ ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है, ये जो फॉर्म है बेसिकली ये वाला है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग अगर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में लिखे तो क्या होगा? P न्यू डैश इज इक्वल टू, ये तो एज दिस होगा, और P न्यू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये देखिए P न्यू डैश मतलब क्या है? जो P का कंपोनेंट है बेसिकली P1 P2 P3 P4, तो वो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, साथ में ऊपर में डैश डैश लिख दिया। और ये जो N यू है उसको भी मैंने ऐसे लिख दिया P1 P2 P3 P4, ऊपर डैश लगाने की जरूरत नहीं। ये S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लीजिए ये S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, साथ में ये वाला मैट्रिक्स जोड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे
लिख रहे हैं, यानी कि देखिए इसका जो यूजुअल फॉर्म होता है यही होता है बेसिकली। हम लोग जो रो और कॉलम है उसे चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है ना, चेंज नहीं होता उसका वैल्यू। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिस इक्वेशन पर टाइम कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर टाइम कौन से वाले कोऑर्डिनेट पर है, पहला वाला P1, ये P1 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, यानी कि पहला वाला P1, ये P1 है, और ये सेकेंड वाला क्या है, P2 है, थर्ड वाला क्या है, P3 है, और फोर्थ वाला P4 है। तो हम लोग वही वाला लेंगे जहां पर टाइम कंपोनेंट है। मैंने बताया कि टाइम कंपोनेंट कहां पर है, E/C पहला वाला में, तो h/c। तो हम लोग सिर्फ P1 डैश को सॉल्व करेंगे, यानी कि P1 डैश इक्वल टू क्या होगा, गामा P1 है ना माइनस गामा P इंटू P2, और 0 इंटू P3 0 होगा, 0 इंटू P4 0 होगा, और बाकी हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग टाइम कोऑर्डिनेट पर क्या करेंगे, बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग के पास आ गया, मैंने आप लोग को बताया कैसे आया, ठीक है ना। यहाँ पर P1 मतलब क्या है, h/c, लेकिन यहाँ पर डैश मतलब h/c, ये बना h/c, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गामा तो एज इट इज रहेंगे, P1 मतलब h/c माइनस गामा तो एज इट इज रहेंगे। बीटा मतलब क्या है, देखिए मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बीटा मैंने बताया था, है ना, अगर नहीं बताया तो फिर भी सुन लीजिए। बीटा मतलब क्या है, V/c। बार बार हम लोग V/c नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो गामा होता है बेसिकली, यहाँ पर देखिए क्यों हम लोग रिप्लेस करें, गामा होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1/1 माइनस v²/c²। तो बार बार हम लोग v²/c² नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V/c के जगह पर बीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो इसके जगह पर क्या हो जाएंगे, β² हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये वाला रैप कर देता हूं। रैप करने के बाद अब देखिए मैं कहां तक पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया था। बीटा के जगह पर क्या है, V/c है। P2 के जगह पर क्या है, P2 के जगह पर अगर हम लोग S फ्रेम रेफरेंस से बात करें, h/c cos phi, h/c cos phi, ठीक है। यहाँ से हम लोग गामा h/c को कॉमन ले लेंगे, तो अंडर बचेंगे क्या, 1 - v/c cos phi, 1 - v/c cos phi, ठीक है ना। यहाँ से देखिए h/c कट गया, बचा क्या, न्यू डैश इक्वल टू गामा न्यू 1 - v/c cos phi। गामा का वैल्यू क्या है, हम लोगों ने लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन, टाइम, डिलेशन सब में देखा है। गामा का वैल्यू क्या है, √1 - v²/c², ठीक है। देखिए यही अगर सिंपल केस होता, अगर आप लोगों को एग्जाम में आप लोग घबराना मत, ये भी दे सकता है डिराइव करने के लिए। ये भी क्या है, न्यू डैश और न्यू ही है, बाकी सब तो कांस्टेंट बेसिकली होता है। तो न्यू डैश और न्यू के साथ ये भी रिलेशन होता है जो कि डॉपलर इफेक्ट ही है, ठीक है ना। अगर हम लोग एक स्पेशल केस माने जहां पर जो ये न्यू है बेसिकली फाई है, न्यू नहीं, ये जो फाई है एंगल है उसे अगर हम लोग 0 माने तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये होता है 1 - v/c, 1 √1 - v²/c²। अब ये देखिए ये क्या है, a² - b² की तरह लग रहा है, a² - b², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, a + b। अब देखिए 1 - v/c, किसी भी नंबर को मैं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3.√3, तो इसी को मैंने क्या कर दिया, √2 दोनों में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, न्यू, एक ही साथ मैंने लिख दिया √1 - v/c 1 + v/c। तो आई होप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।